बच्चों तो कैसे हो आप लोग। तो फाइनली मैं लेके आ चुका हूं कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान के त्रैमासिक के सारे चैप्टर। जी हाँ, त्रैमासिक परीक्षा के लिए जी हाँ सारे चैप्टर यहां पर मैंने कंप्लीट कर लिए बच्चों। 1 2 6 7 10 और 11 सारे चैप्टर का मैं हल सहित आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों, और साथ में पीडीएफ भी दूंगा बच्चों। ठीक है, कल वीडियो नहीं आ पाया बच्चों क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी और आज भी थोड़ी डाउन है, लेकिन सिर्फ मैंने आपके लिए ये सारी यहाँ पर नोट्स बनाए बच्चों, बिल्कुल लिखे। मैं आज सुबह का लिख रहा था बच्चों, तब जाके मैंने सारा यहाँ पर कवर किया बच्चों। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप 75 में से 75 लेके आओगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला चैप्टर है आपका, देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है बच्चों, देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये वाला आंसर मैंने बिल्कुल सटीक बनाया आपके लिए। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया से तथ्यों को रासायनिक भाषा में व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका एक उदाहरण भी मैंने यहाँ पर दे दिया बच्चों, तो ये आपको लिख देना है। 2 नंबर में इतना सा लिखोगे तो यहाँ तक गारंटी बोल रहा हूँ 2 में से पूरे पूरे 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं बच्चों। तो ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लो जल्दी से। देखो, शोषण क्रिया के दौरान अंदर ली गई ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है। ठीक है, अर्थात वह अपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इस कारण शोषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने दे दिया बच्चों, ये भी आप पढ़ लेना बच्चों और नोट डाउन कर लेना। बाद में इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा बच्चों। तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन होना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसका नाम है स्टडी विथ उदय। ठीक है, स्टडी विथ उदय। ठीक है, जैसा हमारा चैनल का नाम है वैसा ही हम टेलीग्राम का नाम मैंने दे रखा बच्चों। ठीक है, स्टडी विथ उदय। ठीक है, सर्च कर लेना टेलीग्राम और ग्रुप आ जाएगा, वहां आप ज्वाइन हो जाएगी। मैं सारा पीडीएफ वहां दे दूंगा बच्चों आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में ये नहीं से दूसरे तत्व, इसका आगे देखते हैं बच्चों, को विस्थापित करके स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, वही आपकी क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर Fe+CuSO4। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्थान देखो ये चेंज हो गया है, SO4 यहाँ पर आ गया बच्चों, देखो यहाँ पर। ठीक है, और ये Cu यहाँ पर चला गया है। ठीक है, तो विस्थापन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने बना दिया बच्चों, वो भी आप पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, BaSL2 + K2SO4, जहाँ BaSO4 यहाँ पर भी चेंज हो गया है, और 2KCl। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं बच्चों। देखो, संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है, उसे जो श्रेय से बचाने के लिए हम उसे पेंट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये बनाए हैं बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सरल विधि से बनाए। इसमें टफ जो वर्ड होते हैं वो बहुत कम है, इसलिए मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप कौन सी भी बुक उठा लो उसमें ये इतना सरल नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि मैंने 3-4 गाइड मिक्स करके सारे क्वेश्चन बनाए आपके लिए सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिका किसे कहते हैं। देखो, ये संक्षारण जब लोहे की बनी वस्तुओं अपने आसपास अम्ल नमी के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती है, तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विकृत गंधिका। ठीक है, ये वाला, तेल या वसा युक्त पदार्थ अपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं, इस घटना को विकृत गंधिका कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे नमकीन हो गया बच्चों, चिप्स हो गया, ये बहुत टाइम बाद क्या होता है बच्चों, गंध इनकी चली जाती है और स्वाद भी बिगड़ जाता है जब नमी के प्रभाव में ये आते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। ठीक है, दोनों का है। ठीक है, देख लो, ऊष्माक्षेपी देख लो पहले, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन हो गया। ठीक है, ऊष्माशोषी। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण भी दे दिया बच्चों। अगर ये पूछ ले यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर, तो दोनों पॉइंट हो गए बच्चों। एक तो आपकी परिभाषा हो गई एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आप उदाहरण में ये दे सकते हो, आपको अंतर भी साथ में याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अंतर भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने दोनों अच्छे से पढ़ लिए तो आप अंतर में इन दोनों का अपोजिट लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखो, सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर देख लो बच्चों,
सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में ऑक्सीजन के साथ खुले में है ना, खुले में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपके लिए बनाया है, सारे क्वेश्चन है। देखो चैप्टर नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? तो देखो जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के दौरान निर्मित गैस विकास नली से होकर, ठीक है, निर्मित गैस निकास नली से होकर साबुन के विलयन में पहुंचती है, इस कारण से बुलबुले बनते हैं। इसका उदाहरण देख लो, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए, आपको ये पता चल जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार में अंतर बताना आपको। दो अंतर लिख सकते हो या तीन भी आप याद कर सकते हो। अम्ल, ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये नीले लिटमस विलय को लाल कर देते हैं, क्षारकों को उदासीन करते हैं। क्षार का देख लो, स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, अम्ल को उदासीन करते हैं। बिल्कुल इजी मैंने आपके लिए दिया है, तीनों पॉइंट याद कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडे के दो उपयोग। तो पहला है धोने का सोडा। देखो इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। दूसरा है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा पढ़ लेते हैं। देखो बेकिंग सोडा, इसका उपयोग बेकरी में बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम बनाने के किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताना है। देखो आंसर है, देखो जब कोई क्षार लम्ब से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो उदाहरण भी दे दिया मैंने, NaOH, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड प्लस NaCl प्लस H2O यहाँ पर बन जाए आपका। ये समीकरण आपको याद रख लेनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम हाइड्रेट, ठीक है, इसका सूत्र ये वाला है, बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखो बच्चों साइंस है तो आपको कुछ फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, कुछ वर्ड भी ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने नहीं तो वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये साइंस है बच्चों, कोई सामाजिक विज्ञान नहीं कि आप मन से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें सारे हिंट दे रहते हैं और सारे प्रैक्टिकल बेस्ड चलते हैं और सारे यहाँ पर फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताना आपको। दो पीएच के महत्व मैंने यहाँ पर बना दिया आपके लिए। देखो जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं बच्चों। दूसरा, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो बच्चों आंसर है इसका, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता यानी जल से क्रिया करके जिप्सम बनाता है बच्चों। ठीक है, इसका उदाहरण भी मैंने यहाँ पर दे दिया। देखो CaSO4 इंटू 1/2H2 प्लस 1 सहित 1/2H2, इसका बनेगा आपका CaSO4 इंटू 2H2, ये वाले समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर आ गया बच्चों चैप्टर 6 जैव प्रकम। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में आपको अंतर बताना है। ठीक है, कोई दो अंतर आपको याद होने चाहिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है, देखो पहला, जब हरे पौधे या जब हरे पादप अपना भोजन क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करते हुए स्वयं निर्मित करते हैं तो वो होते हैं स्वयं पोषी पोषण। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, दोनों हो गए। अब नेक्स्ट देखते हो विषम पोषी क्या बोलेंगे? जब जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, वैसे आप विषम पोषी कहलाते हैं, वैसे जीव विषम पोषी कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसका उदाहरण आपने दे दिया है। ठीक है, ये कवक वाला। नेक्स्ट देखते हैं। देखो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है। आहार नाल का स्तर बहुत कोमल होता है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने एवं गीला करने में मदद करता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। लार में उपस्थित एंजाइम जिसे एमाइलेज कहते हैं स्टार्च
के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता बच्चों। यहाँ तक ही आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाइलम तथा फोइलम में अंतर, ठीक है। जाइलम देखो किन्हें कहते हैं, ठीक है, अंतर बता देते हैं। जाइलम जड़ों के द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तथा अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। देखो जाइलम जो होता है वो जड़ों से ले जाता है, ठीक है, जड़ों से, ठीक है। और इसका दूसरा है जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखो फ्लोइम। देखो फ्लोइम पत्तियों के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ को जड़ों तथा अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोइम कहाँ से करता है, ऊपर से करता है, यानी कि पत्तियों से जो खनिज पदार्थ होते हैं वो जड़ों तक पहुंचाता है और अन्य भाग तक पहुंचाता है, ठीक है। इसका दूसरा है फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालकी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से बना होता है, ठीक है। देखो जाइलम यानी कि ज से आ रहा है जड़, ज से क्या आ रहा है बच्चों, जड़, तो आपको दिमाग में रखना है ज से जड़, यानी कि ये क्या करता है, जड़ों से ले जाता है, जड़ों से ऊपर तक ले जाता है, ठीक है। देखो फ्लोइम तो फ आपको देखना है थोड़ा फ प आ रहा है, प टाइप आ रहा है, तो ये होता है पत्तियों से, तो ये पत्तियों से ले जाता बच्चों जड़ों तक, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर, ठीक है, कोई दो अंतर हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वायवीय शोषण क्या होता है, देखो वायवीय शोषण में O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखो स्पष्ट यहाँ पर दे रखा है वायवीय आपको पता है, वायु मतलब क्या, तो वायु यानी कि वायु की उपस्थिति में होता है बच्चों। यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, वायवीय शोषण क्या होता है, वायु की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसमें, ठीक है। अवायवीय यानी कि आपको पता चल गया है कि इसमें वायु की जरूरत नहीं होती है, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है बच्चों, ठीक है। और ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन इसमें होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। धमनी एवं शिरा में अंतर आपको यहाँ पर बताना है। कोई 3 अंतर मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दिए बच्चों। देखो धमनियों की भित्ति क्या होती है, लचीली एवं मोटी होती है। नंबर 2, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। नंबर 3 इसका धमनी की गुहा सक्रिय होती है बच्चों। अब शिरा की देख लीजिए आप, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो शिरा की भित्ति क्या होती है, पतली एवं लचीली होती है। दूसरा क्या है, शिरा में कपाट पाए जाते हैं जबकि धमनी में नहीं पाए जाते थे, ठीक है। शिरा की गुहिका क्या होती है, चौड़ी होती है, उसमें सक्रिय होती है, यानी कि सक्रिय होती है ना, छोटी होती है। इसका अपोजिट है, जस्ट एक याद हो जाएगा, दूसरा अपने आप लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण क्या है, उदाहरण से आपको यहाँ पर बताना है। देखो सभी हरे पौधे पर्णहरिम की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है हमें, ठीक है बच्चों, जिसे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन किस प्रकार लेते हैं, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो ग्रहण करते हैं बच्चों, ठीक है। इसका उदाहरण देखो 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश में हो रहा है, तो C6H12O6 ग्लूकोज हो गया है। 6O2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें यहाँ पर मिलती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, यकृत के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कार्य मैंने यहाँ पर 3 कार्य इंपॉर्टेंट दे दिए। पीतरस का स्त्रावण करता है, ये वसा का संचय करता है, प्रोटीन का निर्माण हमेशा यकृत में होता है। अब पूछ ले वो यकृत किसे कहते हैं, तो आप क्या लिख दोगे, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह 5 पिंडों से बनी होती है, इसमें पीतरस का स्त्रावण होता है, ऐसे आप लिख सकते हो बच्चों। ये सिर्फ मैंने अपने मन से ऐड कर दिया बच्चों, कभी पूछ ले यकृत किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो चैप्टर 6 के आपके 3 यहाँ पर डायग्राम आपको बनाने, मैंने डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाया, लेकिन डायग्राम किस किस के बनाए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया। एक तो उत्सर्जन तंत्र का आपको याद करना है नामांकित चित्र सहित, फेफड़े का चित्र आपको यहाँ पर बनाना आना चाहिए बच्चों, और मनुष्य के हृदय की कार्यविधि का वर्णन भी आपको यहाँ पर करना है, चित्र भी आना चाहिए। तीनों डायग्राम के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इसमें से गारंटी बोल रहा हूँ एक न एक तो 100% आने वाला है डायग्राम में से, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, नियंत्रण एवं समन्वय। इसका पहला क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने की बीच अंतर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है बच्चों। देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, वे क्रिया जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है बच्चों। दूसरा है यह क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है बच्चों, ठीक है। अब टहलना, देखो घूमना टहलना सारी एक ही चीज़ है। जब हम घूमते हैं तो अपनी इच्छा से ही घूमते हैं बच्चों,
ठीक है, तो उसी को हम टहलना बोले। टहलना यानी कि घूमना, ठीक है, जब हम घूमने जाते हैं बाहर तो अपनी इच्छा से घूमते हैं। तो वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, यह क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मनुष्य मस्तिष्क के दो कार्य बता देता हूँ। प्रमस्तिष्क चेतना, बुद्धि, विचार एवं इच्छा शक्ति का केंद्र है। यह बोध का केंद्र है। यह मनुष्य के हंसने या रोने पर नियंत्रित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है वर्णन करना है। ठीक है, मस्तिष्क के मुख्य भाग है, उनके कार्य। ठीक है, पहला देखो अग्र मस्तिष्क, इसके दो भाग कौन कौन से बच्चों, प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस। इन दोनों के एक एक कार्य मैंने यहाँ पर लिख दिए। देखो प्रमस्तिष्क के क्या कार्य है, इसका प्रमुख कार्य तंत्रिका तंत्र के अन्य शेष भागों पर नियंत्रण रखना है। दूसरा क्या है, हाइपोथैलेमस, यह तंत्रिका तंत्र का संगठन केंद्र होता है बच्चों। ठीक है, दूसरा भाग है इसका मध्य मस्तिष्क, इसके कोई भाग नहीं होते, तो इसका कार्य क्या है, यह दृष्टि एवं श्रवण उद्दीपन को ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 उपभाग है बच्चों, कौन कौन से, देखो अनुमस्तिष्क, पांस वेरेलाई, मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, ये आपको वर्ड याद रखने। ठीक है, अनुमस्तिष्क कार्य देख लो, शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। ये क्या करता है, शारीरिक संतुलन बनाए रखता है बच्चों। ठीक है, दूसरा पेशी गतियों पर नियंत्रण रखता है। तीसरा है इसका, यह अनैच्छिक कार्यों या क्रियाओं पर नियंत्रित करता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य। ठीक है, 2 कार्य मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए आपके लिए। तो बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं की विद्युत आवेगों को बदलना है। दूसरा है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने इसमें से बता रहा हूँ मैं, देखो अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि इसमें अंतर आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो अंतर यहाँ पर दे रखा है। देखो वे क्रिया जो हम अपनी इच्छा अनुसार सोच समझकर कर भी पाते हैं, वह उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जैसे हृदय संपदन। ठीक है, इसमें देख लो अचानक किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क संबंध नहीं होता है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जैसे गर्म ब्लू छू जाने पर अचानक। ठीक है, जैसे गर्म प्लेट छू जाने पर अचानक हाथ का पीछे हटना। ठीक है, ये प्रतिवर्ती क्रिया में आता है। दूसरा देखो अनैच्छिक क्रिया है मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। दोनों आपको लिख देना है। इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इस चैप्टर का, ये वाला प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र सहित आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और चित्र डायग्राम बनाना सीख जाना। ठीक है, नाम भी आप ऐड कर देना। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें जो चैप्टर बचे हैं आपका चैप्टर 10 और 11 मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, यानी कि मैं कल इसका वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के सहित। आज भी बना देता बच्चों की, लेकिन तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, इसलिए मैं ये चैप्टर कवर कर पाया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आपका कल आएगा, उसमें ये वाले चैप्टर हम फिनिश कर देंगे बच्चों। तो आपका त्रैमासिक का पूरा झंझट यहाँ पर खत्म होने वाला है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम सारे ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे सपोर्ट कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ बच्चों आपके, और सारे के आंसर यहाँ पर देने की मैं कोशिश करता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपकी एग्जाम आने वाली है त्रैमासिक, और टॉप कीजिए बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों।